अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KTN न्यूज़ जे पाकिस्तान सुपर लीग जे 8 एडिशन जे अपडेट वारे सिलसिले सां गॾु हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांजो मेज़बान मुजाहिद सोलंकी हाज़िर आहे। असां सां गॾु जेकी शख़्सियत आहे गुज़िरियल केतिरनि ॾींहंनि खां तव्हां उनखे ॾिसो था एज़ अ एक्सपर्ट तज़िया निगार सुलेमान साहब आहे असां सां गॾु। सुलेमान खान साहब, थैंक यू सो मच। टेलीफोन लाइन पे हमने रब्ता किया है असगर अजीम साहब से, जो मोस्ट सीनियर प्लेयर रहे हैं क्रिकेट के, तज़िया निगार हैं, एक्सपर्ट भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर अजीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। असगर अजीम साहब, थैंक यू सो मच। सुलेमान साहब भी हमारे साथ हैं। पहला सवाल आपसे मेरा ये होगा कि दोनों मैच तो कल आपने देख लिए, लेकिन जो दूसरी एक चीज़ सामने आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 3 T20 मैचेस खेलने जा रही है, लेकिन अभी तक कोचिंग स्टाफ अनाउंस नहीं हुआ, हेड कोच अनाउंस नहीं हुआ और मामला जो अपने मिकी आर्थर के साथ है वो भी अभी तक हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो क्या देख रहे हैं इसे कोचिंग स्टाफ के हवाले से और हेड कोच के हवाले से, आपके क्या मालूमात हैं इस हवाले से? देखिए मुजाहिद, पहले तो सलमान भाई को भी सलाम और आपको भी सलाम। मसला ये है कि मिकी आर्थर को हमने अपने ऊपर सवार कर लिया है जी। ऑनलाइन कोचिंग का कोई हमारे यहाँ सिस्टम मौजूद नहीं है और ना ही इतनी स्किल हमारे प्लेयर्स में है कि वो ऑनलाइन कोचिंग कर सकें, उसको समझ सकें। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर मिक्की बिजी है और वो उनकी अपनी कमिटमेंट क्योंकि काउंटीज के साथ है, तो वो अगर नहीं आना चाहते हैं तो फिर उनको ऑप्शन को ड्रॉप कर देना चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि जी मिक्की के चक्कर में हम पूरी जो है ना अपने सिस्टम को ही रोके रखें। दूसरी बात ये कि जो कोचिंग स्टाफ या सपोर्टिंग स्टाफ का जो रोल होता है, देखिए वो कोई इतना बड़ा रोल तो होता नहीं है और अगर जाहिर है ऐलान होगा तो वो पाकिस्तान के ही सारे तकरीबन लोग होंगे और उनके लिए जो है फील्ड में उनको सिखाना तो होता नहीं है, बस उनकी एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है ये सारा। ना ही तो कोच इस लेवल पे जाके कुछ सिखा सकता है और ना ही बैटिंग कंसल्टेंट या बॉलिंग कोच जो है वो मासिवा इसके के नो बॉल वगैरह पे और दीगर चीजों पे जो है वो अपनी तवज्जो दे दे। तो मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा इश्यू उसको नहीं बनाना चाहिए। अफगानिस्तान जाएगी टीम बिल्कुल और उनके खिलाफ मैचेस खेलेगी अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन जो सपोर्टिंग स्टाफ है, कोच है, उसका ऐलान जल्द हो जाएगा। हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान टीम जिस रिदम में है हमें उसको छेड़ना भी नहीं चाहिए और मैं तो यही समझता हूँ कि मिकी के मसले को जो है ना वो अगर वो नहीं आते हैं फाइनली, जैसे वो मना भी कर चुके हैं, तो इसको ड्रॉप कर देना चाहिए, ना कि हम उसको सर पे सवार करें। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन बात वही आती है कि जिस तरह से अभी जो ज़राए बता रहे हैं कि हेड कोच के हवाले से मोहम्मद यूसुफ का नाम लिया जा रहा है। सकील मुश्ताक हेड कोच थे लेकिन वो बैटिंग कोच हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, तो उस हवाले से उसको शायद टेम्प्रेरी अफगानिस्तान के खिलाफ वो कोच मुकर्रर करें। अगर ऐसा होता है तो आप समझते हैं टेम्प्रेरी कोच रहना चाहिए उसको या लॉन्ग टर्म के लिए उसको अपनी कोचिंग के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए? क्योंकि ये चीज़ें भी बड़ी अहमियत रखती है कि 2 माह के लिए आया फिर आप बाहर चले गए, फिर 2 साल के लिए आया फिर बाहर चले गए। तो मोहम्मद यूसुफ ऑप्शन आप समझते हैं सही होगा अगर वो करते हैं? देखिए एज ए क्रिकेटर तो मोहम्मद यूसुफ बड़ा नाम है हमारे बीटर्स में और रिकॉर्ड होल्डर प्लेयर हैं, लेकिन एज ए कोच अभी तक तो मुझे उनमें वो चीजें नजर नहीं आई है जो वो डिलीवर कर सके एज ए कोच, और ना अब तक वो टीम के साथ बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पर रहे हैं। तो पहले तो ये सवाल उठता है कि मोहम्मद यूसुफ ने कितने बैट्समैन हमें तैयार कर दिए या कितने बैट्समैनों की खामियों पर उन्होंने काबू पा लिया। हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो लड़का खेलना होता है वो अपनी मर्जी से खेलता है, तो वो शॉट सिलेक्शन होती है वो उसकी अपनी मर्जी से होती है, जो उसके फुटवर्क होता है वो उसके जो जिससे फुटवर्क की वो आदी होता है वो उसी पे ही खेलना होता है। तो हमारे यहाँ ये बैटिंग कंसल्टेंट करते क्या है? क्या पहले तो यूसुफ से सवाल होना कि आपने कितने प्लेयर तैयार कर दिए हैं, कितने बैट्समैनों की खामियां दूर कर दी हैं, कितनों को जो है नए शॉट आपने सिखा दिए हैं। मोहम्मद यूसुफ एक बड़ा नाम है हमारी क्रिकेट का, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो जो कोच कामयाब होंगे। वो क्या, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि अब तक हमारे यहाँ जितने भी कोच आए हैं वो एज ए कोच तो कामयाब नहीं हुए। हाँ, गैर मुल्कियों ने जरूर थोड़ा असर डाला है हमारे यहाँ, क्योंकि वहाँ दोस्ती यारी या मरवत नाम की कोई चीज नहीं होती। ऑन मेरिट काम करते हैं, ऑन पेपर काम करते हैं, चीजों को देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो एक ऐसा कल्चर है कि जिसमें साथ खिला हुआ तो कभी भी कामयाब नहीं होता, और अगर अपना बड़े से बड़ा भी आ जाए तो फिर उस बेचारे का फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं रह पाता। और मिसाल हमारे पास माजी में मौजूद है, जिन्हें कोचेस लगाए गए वो किस तरीके से हटाए गए। लाइक अगर मैं वकाई यूनुस की बात करता हूँ तो उनके साथ भी जो कुछ हुआ वो सबको ही पता है। तो बेहतर तो यही है कि हम हर मुल्की कोच को ही ऑप्शन पे जाएं, और लेकिन मिक्की नहीं है तो कोई और सही, क्योंकि दुनिया है क्रिकेट तो भरी पड़ी है बड़े से बड़े नाम से और स्टार से,
और जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट कर रखी है, कोचिंग का कोर्स कर रखा है, कोचिंग को समझते हैं, उनके पास तजुर्बा है, तो मैं तो समझता हूँ कि यूसुफ से बेहतर ऑप्शन और भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, यूसुफ बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के लिए, बैटिंग के हवाले से बड़ी खिदमात है उनकी, लेकिन नो डाउट हेड कोच के लिए तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी जाके फिर, ताकि आपके मामला बेहतर हों। सर दूसरा सवाल, अफगानिस्तान के साथ जो हमारी सीरीज़ है 25, 27, 29 मार्च को, ये अफगानिस्तान के साथ हम खेलेंगे यूएई में, आप नहीं समझते अगर ये पाकिस्तान में सीरीज़ होती तो थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता उसका, लोगों में भाईचारा बढ़ता, प्लेयर्स एक दूसरे के साथ करीब आता? हालांकि पीएसएल में भी खेल रहे हैं, लेकिन न्यूट्रल वेन्यूज़ पे दोनों टीमों का खेलना, उसको किसको एडवांटेज आप समझते हैं कि अफगानिस्तान को या पाकिस्तान को? सीरीज़ कहाँ होनी चाहिए थी, पाकिस्तान में या यूएई में? सही है, आपके लाइन में वो शोर है मुजाहिद। मेरा सवाल जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, आप शायद ये जानना चाह रहे हैं कि यूएई में जो है वो किसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इंडिया अपना अफगानिस्तान को या पाकिस्तान को? तो देखिए बात यह है कि अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो यूएई में ज्यादा है और अफगानिस्तान की तरफ झुकाव रखने वालों की भी ज्यादा है और पाकिस्तानियों की भी एक बड़ी तादाद है। तो मैं समझता हूँ कि अगर यूएई में सीरीज होती है तो दोनों टीमों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी एज ए क्राउड जो है एंजॉय करने का, और दोनों क्राउड वहाँ पे मौजूद होगा। तो ये तो नहीं कह सकता मैं कि किसका होम ग्राउंड साबित होगा, क्योंकि हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान को वहाँ ज्यादा तजुर्बा है खेलने का। अगर पाकिस्तान अपने तजुर्बे से फायदा उठाता है तो उसको बेनिफिट जरूर मिलेगा, लेकिन क्राउड के लिहाज से मैं समझता हूँ कि दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटी है। दोनों को बराबर, बिल्कुल ज़ाहिर बात है क्योंकि दोनों कंडीशन से वाकिफ़ हैं, दोनों वहाँ पे खेल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान को एज हासिल है कि पाकिस्तान मोस्ट सीनियर टीम है वहाँ पे खेलने वाली। सर सरफराज अहमद के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा, सरफराज अनफिट हो गए लेकिन उनकी जगह पे बिस्मिल्लाह खान आ गए, और कोयटा का बड़ा अहम मैच है आज पेशावर ज़ल्मी के साथ, जीतना हर सूरत में, दोनों मैचेस में बड़े मार्जिन से जीतना है। कोयटा की ओवरऑल पोजीशन कैसा देखते हैं? कराची तो अब बाहर हो गया पूरे इवेंट से, लेकिन कोयटा अभी तक मौजूद है, अगर आगे पीछे टीमें हारती हैं और रन रेट का कोई इशू आता है तो कोयटा सर्वाइव करेगा, लेकिन आज का जो मैच है उनके लिए भी डू और डाई का है, अगर जीतते हैं बड़े मार्जिन से तो आगे जाने के उनके चांसेस बनते हैं। सरफराज की इंजरी और ओवरऑल कोयटा की परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे? देखिए नो डाउट के सरफराज ने एक मैच फंसे हुए उसमें अपना रोल अदा किया, और लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम ये देखें तो पीएसएल में सरफराज की परफॉर्मेंस के हवाले से कोयटा पे कोई खास असर तो नहीं पड़ रहा। अलबत्ता चिपिंग ग्लव जो है वो अगर बिस्मिल्लाह को मिल गए तो वो मैं समझता हूँ कि बिस्मिल्लाह के लिए ज्यादा नेक शगुन होगा। सरफराज तो सीनियर टीम के कप्तान है, फिट होंगे, दोबारा वापस आ जाएंगे, लेकिन पीएसएल में आगे जाने के लिए मैं नहीं समझता कि अब कोयटा के पास कुछ ज्यादा ऑप्शन मौजूद है। मेरा ख्याल है 95% तो ये बाहर हो ही गए हैं। अब अगर डू एंड डाई और हर मैच को मार्जिन से जीतना है तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी भी कोई छोटी टीम नहीं है उसने, और कल का जो रिजल्ट आया है उससे पेशावर ज़ल्मी को तो वैसे भी है कि नई एनर्जी मिली है और वो अपने 7 पॉइंट को मजीद आगे ले जाने के लिए बिल्कुल जो है वो पुरअज़म है। लेकिन कोयटा 4 पॉइंट्स के साथ मौजूद है और आगे उसके चांस इतने नहीं बनते जितना कि हम और या आप समझ रहे हैं। एक समझ लें कि हारी डूबती हुई कश्ती है, तिनके के सहारे की तलाश में चल रही है। ये कश्ती पिछले 3 साल से ऐसे ही डूब रही है। इसकी मैनेजमेंट में तब्दीली की जरूरत है, इसके हाई जो प्रोफाइल इसकी मैनेजमेंट है उसमें चेंजिंग की जरूरत है ताकि इस टीम को दोबारा जेल किया जा सके। आपने देखा था कि शुरू के 3-4 सीजन जो है कोयटा के लिए बड़े शानदार रहे थे, कोयटा चैंपियन भी बनी, कोयटा ने फंसे हुए मैच 1 रन से भी जीते और दूसरों को ये अहमियत भी बताई कि सरफराज धोखा नहीं देता। लेकिन फिर 3 साल कंटिन्यू हो गए, कोयटा जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। इसकी मैनेजमेंट में अख्तलाफात है, इसके हाई जो कोचिंग स्टाफ है उसमें अख्तलाफात है। तो मैं समझता हूँ कि चीज़ों को सही करने का वक्त आ गया है। नदीम उमर को चाहिए या तो तमाम मामलात अपने बेटे को दे दें, हसन को दे दें, और अगर हसन को नहीं देते तो फिर वापस सारे मामलात अपनी जगह खुद अपने हाथ में ले लें और सारे फैसले फिर खुद करें। क्योंकि अगर सोचों में इख्तलाफ हो तो उसका असर टीम मैनेजमेंट पे भी पड़ता है और टीम के परफॉर्मेंस पे भी पड़ता है। कोयटा के साथ मैं यही देख रहा हूँ कि कोयटा, तो मैंने पहले भी आपको फोरम में कहा था कि कोयटा के मैनेजमेंट में शदीद अख्तलाफात हैं, 3 खिलाड़ियों पे बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सीईओ में और चेयरमैन में, क्योंकि नदीम उमर जो है वो चेयरमैन है और हसन जो है वो सीईओ है। ये आपस में एक पेज पे नहीं है और इसके बराह रास्त असर जो है उनके परफॉर्मेंस से भी हो रहा है। ठीक सर, थैंक यू सो मच असगर अजीम साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर
दो तीन चीज़ें सलमान साहब जो इन्होंने कहा, एक तो कोयटा की मैनेजमेंट और कप्तान के हवाले से आने वाले दिनों में फ्यूचर में उनको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जिस तरह से वो चल रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन जो बात मैंने शुरुआत में की हेड कोच के हवाले से कि मिकी आर्थर का मामला अभी यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए, बहुत से और प्लेयर्स भी हैं, लेकिन जो नाम मेंशन हो रहा है मोहम्मद यूसुफ का कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ उनको टेम्प्रेरी हेड कोच मुकर्रर करके जो 3 मैचेस पे मुश्तमिल सीरीज़ है अगेंस्ट अफ़गानिस्तान का 25, 27 और 29 मार्च को, समझते हैं कि सिर्फ टेम्प्रेरी कोच मुकर्रर करना मसले का हल है या लॉन्ग टर्म पॉलिसी में परमानेंट कोई कोच मुकर्रर किया जाए? मिकी आर्थर से अभी तक मामला खुल के सामने नहीं है, हालांकि नजम सेठी साहब ने 15 दिन का कहा था कि वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन उसको 1 महीना होने वाला है। देखिए नजम सेठी साहब को चाहिए कि मामला ओपन रखें आवाम के सामने, एक एक चीज़, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आवाम का है। सही। रही बात ये कि टेम्परेरी कोई चीज़ टेम्परेरी जो है ना वो कारामद भी नहीं होती और लॉन्ग टर्म भी नहीं होती, मज़ा भी नहीं रहता। सही। दूसरा ये है कि आप जब हर चीज़ पे आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो कोचिंग में भी आप रूल्स को फॉलो करें। कोचिंग जो है कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि इस कोचिंग के इर्द गिर्द ही सारी गेम होती है। जो कोच होता है उसको इस बात का पता होता है कि उसके प्लेयर में क्या टैलेंट है, उसके प्लेयर में कहाँ खामी है। कोच प्लेयर के करीब आता है और प्लेयर कोच के करीब आता है, कहीं कोई खामियां होती हैं वो मिल बैठ कर ठीक करते हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ पर ये अपने आप को ठीक करते हैं। फिर दूसरा एक कोच का काम ये होती है जो मुखालिफ टीम है उसकी कमज़ोरियों को देखना, उसकी ताकत को देखना, फिर वो चीज़ें अपने प्लेयर के साथ शेयर करना कि कहाँ पर हम इस पर हावी हो सकते हैं, कहाँ पर इस पर हम हावी नहीं हो सकते हैं। तो ये पूरा एक नक्शा है। अगर नक्शे के बगैर हम जंग करेंगे तो हमें नाकामियों का सामना करना पड़ेगा। अगर हमने कामयाब होना है तो हमें नक्शे के मुताबिक चलना पड़ेगा। इसलिए जो कोचिंग का जो मेयार है वो क्वालिफाइड कोच होना चाहिए। अगर इतने अरसे में जब से क्वालिफाइड कोच का सिलसिला निकला है और आपके पास क्वालिफाइड कोच की कमी है तो सवाल पीसीबी पे उठता है कि पीसीबी नाअहल है। बड़ी ज़बरदस्त बात की कि अगर आपके पास क्वालिफाइड कोचेज़ हैं तो उनको आप क्यों नहीं डिपोर्ट करते, लेकिन अपॉइंट करते हैं, उनको आप अपॉइंट करें, उनसे मुतफादत जो फ़ायदा उठाना है। लेकिन मिकी आर्थर के हवाले से जो नजम सेठी ने कहा कि फॉरेनर कोच का जो राब्ता है वो प्लेयर के साथ भी नहीं होता, दूसरे लफ्ज़ों में उनके साथ अप्रोच नहीं हो सकती, सोर्स नहीं चलता, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं चल सकता। तो आप एग्री करते हैं कि फॉरेन कोच अगर आएगा तो उसके साथ ये मामला नहीं होंगे, प्लेयर्स की ज़्यादा जो सिफारिश है वो नहीं मानेगा प्लेयर के? देखिए ये तो प्लेयर की भी काउंसलिंग होनी चाहिए कि भाई आप अपने लिए नहीं खेल रहे हो, आप मुल्क के लिए खेल रहे हो। ठीक है। जो कोचिंग करने आया है वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान को देख रहा। हमें चाहिए हम पाकिस्तान को देखें। अब ये कहना कि भाई प्लेयर हम उम्र कोच हम उम्र हो तो उसकी बात नहीं मानी जाती। जो डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी करे उसको आउट करें ताकि आने वाले लोगों को सबक मिलेगा। हाँ, अगर हमने सिस्टम ठीक करना है, अगर हमने सिस्टम ठीक नहीं करना है तो ये थोड़ी बहुत क्रिकेट रह गई है, शायद ये भी ख़त्म हो जाए। ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि अगर सिस्टम को बचाना है तो फिर आपने सिस्टम के साथ चलना है। लेकिन आपका ओपिनियन क्या कहता है कि आप जिस टीम के लिए हेड कोच की तलाश कर रहे हैं वहाँ पे आपको गैर मुल्की कोच ज़्यादा मुफीद साबित होगा या आपका मुल्की कोच मुफीद साबित होगा? देखिए आपका ओपिनियन क्या है? मैं तो ये कहता हूँ जैसे इस वक्त क्वालिफाइड कोच जलालुद्दीन है इस वक्त पाकिस्तान में ना, पीसीबी को चाहिए कि उनसे रब्ता करे, उनको बुलाए, उनसे टाइम ले और उनकी खिदमत हासिल करें। ठीक है। या तो अगर वो पीसीबी नहीं बुला रहा तो इसका मतलब है कि जलालुद्दीन में खामी है। ठीक है, लेकिन वो भी तो अमेरिका के कोच बन गए, शिफ्ट हो गए। अब मुल्क के लिए हर बंदा कुर्बानी दे सकता है, ऐसी कोई बात आपने कहीं बात की नहीं है, वो तो हमेशा यही रहे। सही कह। दूसरा ये कि आपके पास अगर लेवल 2 का कोच है, लेवल 3 का है या लेवल 1 का भी, उसमें काबिलियत है, आप उसको यूटिलाइज करें। देखिए कोच पिच पर जाके खेल नहीं सकता और जो प्लेयर है वो कोचिंग नहीं कर सकता। सही कह रहे हैं। खेलना डिफरेंट काम है, कोचिंग करना डिफरेंट काम है। कोचिंग में ये कि यार ये खामी इसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, इसमें कौन से ड्रिल के साथ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे सवाल मैं आपको इंटरप्ट करूँगा, यही होता है कि जब आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के कोर्सेज करते हैं तो आपको जो कोर्सेज कराने वाले होते हैं वही भी एक्स प्लेयर्स ही होते हैं। तो एक्स प्लेयर का नहीं एक्स प्लेयर नहीं होते, वो भी ऑफिशियली ऑथराइज होते हैं जिन्होंने कोर्स किए होते हैं। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जितने कोचेस होते हैं वो आपके एक्स फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होते हैं, उन्होंने कोचिंग कोर्स किए होते हैं। हाँ। तो मतलब ये है कि एक क्रिकेटर है जैसे मोहम्मद यूसुफ है, वो बहुत बड़ा नाम है, तो आप समझते हैं डायरेक्ट अगर उसको हमने कोच मुकर्रर कर दिया तो इतने कारामद साबित नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए लेवल 4 नहीं जरूरी है। देखिए आपने एक तरीकाकार अपना लिया ना, ऐसा तो नहीं है कि हर बंदे को तो आर्मी चीफ नहीं लगा सकते ना, क्योंकि वो एक वक्त गुजारेगा। इसी तरह कोई इस तरह तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता ना, जिसको भी भाई वोट होगी, सारी चीजें होंगी,
इसी तरह यहाँ का एक सिस्टम है। इसका मतलब आपके पास सिस्टम नहीं है, आपने आपका दिल जिसको दिल चाहा, आपकी जिससे दोस्ती हुई आपने उसको बना दिया। भाई आप प्लेयर को मत देखें, आप ये देखें इसके अंदर कोचिंग की जो सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये इस काबिल है कि इसको कोचिंग करा सकता है, ये जवाबदेह हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन मेरा सवाल तो फिर भी वही पे, अगर जलालुद्दीन नो डाउट लेवल 4 के कोचिंग कोर्स करके आए, या मिकी आर्थर जो क्वालिफाइड कोच हो, फॉरेन का हो, अगर वो आता है तो उसके साथ एक्सेस आपकी कम पड़ जाती है बनिस्बत आपके होम जो कंडीशन से, होम कंट्री से जो कोच होता है हेड कोच, वहाँ तक आपकी अप्रोच ज़्यादा हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मुल्की कोच कर दिया तो सिफारिश का आंसर सामने ज्यादा आएगा, अगर फॉरेन का कोच कर लिया तो देखिए अगर सिफारिश का आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है ना कि आप एग्री करते हैं ऐसा हो सकता है। आप जिस बंदे को सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो मुझे वो खयानत करने वाला है। लेकिन यहाँ तो सिस्टम तो सेम है ना, हमें बोलना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। बात वही कह रहा हूँ, जब पीसीबी चेयरमैन आपका वजीर आजम लगाता है, वजीर आजम के कहने पर चेयरमैन लगता है, चेयरमैन अपनी मर्जी से लोग लेके आता है, तो फिर इन्फ्लुएंस तो हो सकता है ना हेड कोच मुकर्रर करें तो। भाई अगर हो सकता है तो मीडिया किस लिए, मीडिया आवाज उठा रहे हैं, मीडिया आवाज उठाता है ना। तो अब जाहिर प्राइम मिनिस्टर कोई मामूली सीट पर तो नहीं है, वो तो कौम की बेहतरी के लिए फैसला करेगा। ठीक है, अगर उसने फैसला किया और उस फैसले में खामियां नजर आ रही हैं तो मैं और आप आवाज उठाएंगे और वो जो खामियां उसको सही करवाने की कोशिश करेंगे। सही है, लेकिन भाई जर्नलिस्ट आप समझते हैं कि हेड कोच हमारे लिए मुल्की बेहतर रहेगा या गैर मुल्की रहेगा? आप अपनी राय दें। देखिए मेरी राय तो ये है कि जो अवेलेबल होना, चाहे वो मुल्की हो, गैर मुल्की हो, क्वालिफाइड हो, मेरी शर्त है क्वालिफाइड हो। लेकिन बात फिर वही घूम फिर के आती है कि आपकी एक्सेस अगर आ जाती है मुल्की कोच के साथ तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आप गाड़ी के मालिक हो। आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, आपने रेंट कार से गाड़ी ली हुई है, आप गाड़ी के मालिक नहीं हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सवाल फिर मेरा वही आ रहा है ना कि आपके पास अप्रोच होगी, आपके पास इन्फ्लुएंस होगा, आपके पास सोर्स होगा कि सुलेमान साहब के साथ मेरे सलाम सर, अगर मैं सिंसियर हूँ ना अपनी जॉब के साथ तो मैं दोस्ती नहीं देखूंगा, बिल्कुल मैं परफॉर्मेंस देखूंगा। ठीक है, अगर कप्तान भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा मैं उस पर डिस्कस करूंगा, खामियां होगी तो मैं उस खला को पुर करने की कोशिश करूंगा। ये नहीं हो सकता कि जहाज का एक इंजन खराब है तो मैं दूसरे इंजन पे नहीं, मेरी कोशिश मैं लैंड करूं और इस इंजन को सही कराऊं। बड़ी ज़बरदस्त बात की, लेकिन अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट का माजी देखते हैं, मैनेजमेंट का माजी देखते हैं, सिलेक्शन कमेटी का माजी देखते हैं, तो आप माजी में ऐसी मिसालें मिलती हैं कि कोई ऐसा बंदा आया? देखिए माजी में तो माजी गुजर गया, अगर हमने सही करना है, हाल को सही करना है। ठीक है, अगर हमने अपने हाल को सही नहीं किया तो हमारा हाल भी माजी हो जाएगा, हाल हो जाएगा मुस्तकबिल के लिए। फिर कोई चीज मुस्तकबिल हम है या नहीं है, कल है नहीं, लेकिन अगर हमने ठीक करना है पॉलिसी में तो आप मुस्तकबिल देख के करेंगे। अगर हमने आने वाले नस्लों के लिए अच्छा रास्ता अपनाना है और हम चाहते हैं कि यार बेहतरी हो, अगर यहाँ पे बेहतरी आएगी तो उनके जो आम सोसाइटी है उसके अंदर बेहतरी आएगी, लोगों को सीखने को मिलेगा। ये क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं है, ये क्रिकेट लोगों के मामलात को भी दुरुस्त करना है, बिहेवियर को, उठने को, बैठने को, क्योंकि जब वो बात करता है कोई अच्छी चीज़ होती है वो कैच करता है, पूरी दुनिया उसको देख रही होती है, तो ये एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आते हैं फिर पीएसएल के हवाले से, कल 2 मैचेस खेले गए, दोनों दिलचस्प मैचेस नजर आए। एक तो पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर को, जो हार्ड फेवरेट थी, पॉइंट्स टेबल पे भी उनकी बढ़तरी थी, लेकिन बड़े ज़बरदस्त मार्जिन के साथ उन्होंने उनसे कामयाबी हासिल की। 35 रन से पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दी। हालांकि पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की थी टारगेट चेस करने के लिए, लेकिन वो टारगेट चेस नहीं कर सके थे। लेकिन जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी के साइम अयूब ने बैटिंग की, बाबर आजम ने बैटिंग की, केट मोर ने बैटिंग की, 207 रन बनाए हैं उन्होंने अपने इस 20 ओवर के कोटा में। 19.3 ओवर में टीम उनकी आउट हो गई। तो साइम अयूब की बैटिंग 36 बालों पे 8 चौके 3 छक्के थे। बाबर आजम ने 41 बालों पे 4 चौके 2 छक्के 50 रन किए। और कैटमोर, कोयलर कैटमोर ने जो है, टॉम कोयलर कैटमोर, उन्होंने 16 बालों पे 36 रन बनाए, 2 चौके और 3 छक्के थे। तो ओवरऑल बैटिंग लाइन आपको मैंने बता दी। ये 3 बैट्समैन थे जिनकी वजह से इतना टोटल बन गया। तो टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने वाला फैसला आप समझते हैं कि लाहौर कलंदर का गलत था? देखिए एक तो उनके पास होम एडवांटेज नहीं था। अब अगर हम ये बात करें डे और नाइट, तो ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है, हमें डे और नाइट को नहीं देखना चाहिए। लास्ट टाइम आपने कहा था होम की कंडीशन का कोई फायदा नहीं होता। नहीं, क्राउड के जरिए होता है, पिच के जरिए नहीं होता। ठीक है, सही, ठीक है ना। ओवरऑल तो सारी होम, जितने भी प्लेयर आपके खेल रहे हैं मुल्क में ही खेल रहे हैं, तो एक तरीके से होम ही है, लेकिन टीमों के हिसाब से देखें होम और अवे का फर्क आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सैम अयूब की बैटिंग देखें, उसने बड़ी जारहाना बैटिंग की और दिलेराना बैटिंग की, और हर बॉलर को उसने जो है अच्छे बॉल पे भी मारा और बुरे बॉल पे भी मारा, और हर जो बॉलर था उसने उसको दाद भी दी उसके खेल की। और साथ साथ में उसके लिए ये एडवांटेज था कि उसका कप्तान उसके साथ खड़ा था और गाइड कर रहा था, बता रहा था, हाँ, खुद भी खेल रहा था। खुद भी खेल रहा था। तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपका कप्तान आपके साथ हो और आपको फ्री हैंड दिया हुआ हो
और आप अपनी टीम के लिए कारामत साबित हो रहे हो और ऐसा रन्सों को पहाड़ खड़ा करने में बुनियाद डाल रहे हो जिसमें आपकी हरीफ टीम जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि हम रन्स का इस अंबार को किस तरह फतह करेंगे। अच्छा, जिस तरह से लाहौर ने चेज़ किया करने की कोशिश की जी, पहले तो शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेटें ली, फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी खुद पहले बैटिंग करने आए, उन्होंने 50 रन की शानदार इनिंग खेली। इनके शुरू के बैट्समैन फ़खरुज़्ज़मा, शावेज़, इरफान, अब्दुल्ला शफीक, साम ब्लिंक्स, डेविड वेसा, राशिद खान, जमान खान, ये सब डबल फिगर में नहीं पहुंच सके, लेकिन हुसैन तलत और शाहीन शाह अफरीदी ने जो इनिंग खेली वो बड़ी ज़बरदस्ती। तो शाहीन शाह अफरीदी आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ऑलराउंडर की हैसियत से अपने आप को मनवाने के लिए ये सारी स्टेटिक्स कर रहे हैं? नहीं, ऑलराउंडर तो हैं, कोशिश कर रहे हैं, देखिए कोशिश कर रहे हैं, शादाब खान की तरह कोशिश कर रहा है। और अब अगर एक बंदा अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश कर रहा है और मेहनत कर रहा है तो उससे अच्छी क्या बात है? बहुत अच्छी बात है, परफॉर्म भी करे, जाहिर बात है, दिन ब दिन, है ना। अब ये क्या, वो अब ये देखे कि यार अपने वेट को कम करे, अपनी फिटनेस पे तवज्जो दे, ताकि वो हर कुछ अरसे बाद उसके जो इंजरीज होती है ये सोचे कि ये क्यों हो रही है, सही है, ये क्यों हो रही है, जो हो रही है उसकी वजह से उन चीज़ों को ख़त्म करे ताकि उसकी क्रिकेट भी बेहतरी आए और पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस दे। बिल्कुल सही कहा। लेकिन जिस तरह से बॉलिंग की शाहीन शाह अफरीदी ने 31 रन देके 4 आउट किए, उसके बाद हारिस ने भी 2 आउट किए। हारिस इतना ऑफ कलर नज़र आ रहा है, आउट इन फॉर्म नज़र नहीं आ रहा, हालांकि उसकी बॉलिंग नो डाउट बड़ी जान से बॉलिंग करता है, लेकिन कुछ कैचेस भी ड्रॉप हुए। ओवरऑल जो हारिस रऊफ की बॉलिंग है उसको कैसा देखा? और जमान खान ने भी, राशिद खान ने भी 2-2 विकेटें ली, तो बॉलिंग तो बड़ी ज़बरदस्त। देखिए, जमान खान तो वो खुफिया हथियार है जो नज़र नहीं आ रहा है, जो कहीं पे भी आपको जो है विकेट दिला देता है, जिस पे नजर नहीं होती वही विकेट ले रहा है, और बॉल भी अच्छे कर, यॉर्कर भी अच्छे मार रहा है, बाउंसर भी अच्छे मार रहा है, उसका एक्शन जो है और उसके अलावा सारे नजरों को जो महवर है वो हारिस रऊफ है। ज़ाहिर जब परफॉर्मेंस नहीं होती सबकी नजरें उसके ऊपर होती हैं, लेकिन उसका एडवांटेज लेना पड़ता है फिर दूसरी टीमों के खिलाफ, दूसरे बॉलर के, भाई सबका नजरी फोकस जो है वो सुलेमान पे मुजाहिद काम कर रहा है, तो इसलिए ये चीज़ भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। तभी जमान खान ने और हारिस रऊफ की जगह पे राशिद खान ने परफॉर्म किया। लेकिन लाहौर कलंदर की बैटिंग की बात करें, जैसे हुसैन तलत ने 63 रन की इनिंग खेली, 37 बॉलों पे 4 चौके 5 छक्के उसमें शामिल थे। शाहीन शाह अफरीदी ने तो क्लास ही कर दिया, 36 बॉलों पे 3 चौके और 5 छक्के थे। सिकंदर रज़ा ने भी 7 बॉलों पे 20 रन किए, 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे। तो इन्होंने कोशिश की कि स्कोर को चेस करें, लेकिन आउट हो गए। अरशद इकबाल ने 3 आउट किए, वहाब रियाज बड़े इन कलर नज़र आए कल। वहाब रियाज की बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? अरशद इकबाल ने भी 3 आउट किए, अजमतुल्लाह हमज़ई ने भी 2 आउट किए। तो ओवरऑल जो बॉलिंग थी पेशावर ज़ल्मी की वो भी आउट स्टैंडिंग थी, तभी स्कोर चेस नहीं हुआ। नहीं तो जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी और हुसैन तलत खेल रहे थे तो लग रहा था कि मैच शायद पेशावर ज़ल्मी जीत जाएगी। बॉलिंग अच्छी की ना, लाइन और लेंथ पे की, वहाब रियाज ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया और इब्तिदा में अच्छी विकेटें उसने ली, जिससे लाहौर कलंदर के पास मौका नहीं रहा कि वो अपने आप को संभाल सके। तो ये लाहौर कलंदर के लिए ना अलार्मिंग है कि वो होश के नाखून ले और रिलैक्स ना हो। पॉइंट्स टेबल पे तो बर्तरी क्वालिफाई कर चुके हैं, बर्तरी तो है, लेकिन आगे के जो मैचेस हैं उसमें जीतने के लिए देखिए आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो सब कुछ है। हमें लाहौर कलंदर की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डाउन नजर आई। आप अगर आप हार रहे हो और 1 रन, आप ऑस्ट्रेलियन टीम को देख लें, वो 2 रन भी चाहिए थे, 3 रन भी, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, कभी उनके शोल्डर डाउन नहीं रहे, वो चारों तरफ विकेट के चारों तरफ आए, वो सिंगल रन नहीं बनने देते, और वो बहुत से मौके पर वो मैच जीत भी चुके हैं। तो आप हार रहे हो ठीक है, शक्ल अपनी अच्छी रखें, एग्रेसिव रखें, ताकि अगला वाला खौफ करेगा यार ये नहीं, अभी भी ये कुछ कर सकते हैं। और क्रिकेट एक गेम का गेम है, किसी भी बॉल पे विकेट आ सकती है। तो आप समझते हैं कि इनके हारने की वजह ये थी कि कुछ ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे, कुछ ज़्यादा और कॉन्फिडेंस हो गए थे? बॉडी लैंग्वेज जितने जो गुज़िश्ता मैचेस खेलेगा और जो लास्ट मैच खेलेगा, ज़मीन आसमान का फर्क था। अगर इनकी बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती तो हो सकता है मुखालिफ टीम प्रेशर में आ जाती। अच्छा, दूसरा मैच हुआ मुल्तान सुल्तान का इस्लामाबाद के साथ। मुल्तान सुल्तान भी हार्ड फेवरेट टीमों में से एक थी, जिस तरह से परफॉर्म किया है, लेकिन मुल्तान सुल्तान की टीम भी जो है वो इस हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने में नाकाम रही। और जिस तरह से इस्लामाबाद ने परफॉर्म किया वो भी बड़ा आउटस्टैंडिंग था। इस्लामाबाद ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की और मुल्तान सुल्तान की टीम जो है 205 रन स्कोर करके, बहुत बड़ा टारगेट है 205 रन, लेकिन उस 205 रन को चेस करने में इस्लामाबाद ने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस दिया। ख़ास तौर पे जितनी तारीफ़ करें शादाब खान की, कालन मिनरो की और फ़हीम अशरफ की। फ़हीम अशरफ ने आखिरी ओवर में 17 रन जिस तरह से लिए हैं और जिस तरह से आउटस्टैंडिंग शॉट्स खेले हैं, एक तो शक्का तो मैं अभी भी समझ रहा हूँ कि पता नहीं जैसे टेप टेनिस हो या बैडमिंटन, चेहरा दिखाया बल्ले को ऐसे बल्ले से। तो ये जो ओवरऑल मुल्तान सुल्तान का इतना बड़ा टोटल था, जिसमें 75 शान मसूद ने
बल आखिर रन कर ही दिए, वो उसको तनकीद कर रहे थे। नहीं, मैं तभी भी तनकीद करूंगा उस पर। अभी तो शान मसूद के 75 रन 50 बॉलों पे। हाँ, वो तनकीद इसलिए करूंगा, देखिए शान मसूद जो है बैट से कम पैट से ज्यादा खेलता है। ठीक है, अगर वो जब एवरेज शुरू में 25 बॉल में 25 या 24 रन थे, उस वक्त भी अगर वो खेलता और बैट से खेलता हर बॉल को, ठीक है, तो ये जो 15, 20, 25 रन की जो कमी है ये ना होती। ठीक है, तो शान मसूद अगर देखिए बॉल टू बॉल तो कोई भी खेल सकता है। क्वालिटी तो ये है कि यार आप एक बॉल पे 2 लो, एक बॉल पे 4 लो, एक बॉल पे 6 लो, हर बॉल पे चौका नहीं आता, हर बॉल पे छक्का नहीं आता, लेकिन जो बाउंड्री वाली बॉल है उस पर भी आप सिंगल ले रहे हैं, तो ये फिर मुनासिब नहीं है। टिम डेविड के बारे में क्या कहेंगे? कमाल की जबरदस्त वाली टिम डेविड ने तो एक तरफा मैच को कर दिया, हालांकि उसने 75 किए थे, लेकिन टिम डेविड ने 27 बॉलों पे 4 चौके और 5 छक्के लगा के 60 रन की उसकी मेहनत पर भी पानी फेर दिया, पानी फेर दिया। लेकिन नो डाउट जिस तरह से उसने परफॉर्म किया, ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आपका सबसे ज्यादा फोकस डेविड मिलर पे था, डेविड मिलर उस क्लास की बैटिंग का मुजाहरा नहीं कर सके। लेकिन फिर बात आती है इस्लामाबाद की बॉलिंग की, तो जिस तरह से शादाब खान ने 26 रन के 2 आउट किए, मोहम्मद वसीम को उन्होंने चांस दिया लेकिन उन्होंने 48 रन देके 2 आउट किए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कास्टली हुआ वो रोमान रईस था, 43 रन देके उन्होंने कोई विकेट नहीं। तो इस्लामाबाद की बॉलिंग को कहाँ देखते हैं, या विकेट का किरदार था जिस तरह से उन्होंने रन किए? विकेट तो ठीक है, बॉलिंग मजेदार नहीं थी। हाँ। अगर आखिरी ओवर में भी देखें जो जिस पर 18 रन पड़े, उसमें भी अगर वो लाइन पे करता तो भी बचत हो। एक बॉल था एज लगा बाउंड्री हो गई, लेकिन उसके अलावा जो बाकी बॉलें थी वो गलत बॉलें थी। दूसरा ये कि मैं जितने भी कप्तान है ना, उसमें जो मिच्योरपन है ना, संजीदगी वो कम है। जहाँ शिकस्त हावी होती है, हर कोई जो है ना बॉलर को मशवरा देने आ जाता है। बॉलर का अपना एक माइंड है, आप बॉलर को मशवरा नहीं देने आ रहे हो, बॉलर का माइंड मुंतशिर करने आ रहे हो। जो आउट हो तो फिर आप इकट्ठे हो जाएं, फिर आप मशवरा दें, कुछ करें, लेकिन एक बंदा आ जाए। हाँ, जरूर नहीं कि कप्तान हो, जो उसके करीब उससे डिस्कस कर ले। उस डिस्कस करने से क्या होता है, जो बैटर है ना उसके माइंड में होता है कि यार ये पता नहीं अब क्या करेगा। सही कह रहे हैं। लेकिन जब 4-5 आ जाते हैं, बैटर समझता है मैंने तो काम कर दिया है, नेक्स्ट बॉल आएगा लूज होगा, उसको भी मैंने नहीं छोड़ना है। अच्छा, आप जब मैच देख रहे थे, जाहिर बात है 206 रन का टारगेट था, तो लग रहा था कि आजम खान ही इसको चेस करेगा, लेकिन आजम खान की परफॉर्मेंस तो आपने देखा, वो आउट हो गया, शॉट मिस की हो गया, वो आउट हो गया, विकेट कीपर ने उनका कैच लिया। लेकिन जिस तरह से 3-4 मैचेस में फ़हीम अशरफ बैटिंग कर रहे हैं, वो भी बड़ी क्लास की बात। अगर आप मुझसे सही पूछे ना तो 2 ओवर तो मैं समझा कि ये नामुमकिन है। अच्छा, लेकिन मेरे साथ जो लोग देखने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं इस्लामाबाद विन करेगा। अच्छा, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये कि उनको नजर आ रहा था कि भाई ये फ़हीम अशरफ है, ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है। और मैं जो मेरे ज़हन में था कि भाई इस्लामाबाद नहीं जीतेगी, मैं ये सोचेगा लाइन पे बॉल हो तो 1 पड़ेगा, 2 पड़ेगा, 3-4 नहीं पड़ेंगे। हाँ, सही है। लेकिन फ़हीम अशरफ ने चारों कोने छीत कर दिए। सही है, चारों। लेकिन कॉलिन मिनरो की बैटिंग भी बड़ी जबरदस्त थी, उन्होंने बुनियाद रखी, बिल्कुल बेस फराम की उन्होंने। शादाब खान ने भी 44 रन किए। कैप्टन और ऑलराउंडर का जो किरदार हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं कि ये शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान कप्तानी का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ सरफराज जो है वो अंडर प्रेशर होकर उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो समझते हैं कि शायद शादाब खान है और शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनको फ्री हैंड है कप्तानी में, डिसीजन लेने का सरफराज को नहीं है। देखिए फ्री हैंड है, देखिए उस दिन लाहौर कलंदर हार गई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने कहा यार जो हमारी खामियां हैं उसको हम उजागर करेंगे। कोयटा जितने मैचेस भी आ रही है कोई खबर नहीं आई कि भाई उनके जो ऑनर है उन्होंने क्या कहा या कोच ने क्या कहा, सब खामोशी से बैठे हुए हैं। ऐसा है जैसे इस जमीन पे इंसान का वजूद ही नहीं है। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या विचार बयान दें, क्या? देखिए हम जब मैचेस कराची में थे, जब पहला मैच भी था, दूसरा मैच भी था, उस वक्त हमने इस बात की निशानदेही कर ली थी कि भाई ये आपस में जो है जेल नहीं है। ठीक है। तो जब ये आपस में मुत्तफिक नहीं है तो परफॉर्मेंस भी नहीं होगी, सीधी सी बात है। इत्तेफाक में बरकत है। कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, अभी तक नहीं बन रहा, अब तो जाहिर बात है सरफराज नहीं है। बड़े नामों से टीम नहीं बनती, परफॉर्मेंस से टीम बनती है, लेकिन बड़ा नाम तो सरफराज ही है, और सरफराज अनफिट हो गए। बिस्मिल्लाह खान कोयटा में आ गए, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू कोयटा, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको एक खुशी फराम होगी कि हमारे सूबे से ताल्लुक़ रखने वाला हमारा विकेट कीपर बैट्समैन कोयटा की लेडी टर की तरफ से खेल रहा है। तो सरफराज का ना खेलना आज समझते हैं कितना डिसअपॉइंटिंग होगा पेशावर के लिए। इंजरी के हम तो कह रहे थे कि सरफराज को वैसे ही बैठना चाहिए। अच्छा। और हमने पिछली गुफ्तगू में कहा कि उसको अगर इंजरी होगी तो भी बैठेगा ना। हाँ। सरफराज का बैठने भी अच्छा है ताकि जो दूसरे भी देखे भी सरफराज नहीं है फिर टीम का क्या हाल है। ठीक है, ये फर्क जाहिर होगा, ये भी फर्क जाहिर होगा। ठीक है, लेकिन अब जाहिर बात है बिस्मिल्लाह खान को उन्होंने स्क्वाड में शामिल किया है, एक नया प्लेयर, 2 मैचेस बचते हैं,
तो डेफिनेटली उनके ऊपर भी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि उनकी अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई करना है, परफॉर्म करना है, फिर आने वाले फ्यूचर के लिए कोई ना कोई नहीं। अब देखें, अब तो बहुत कम आसार हैं कि आप आगे तक जाएं। अगर दोनों मैच जीतते हैं और पेशावर हारता है, अगर पेशावर तीनों मैच जीता है तो पेशावर टॉप करता है, फिर ठीक है, उसके फिर 14 पॉइंट हो जाएंगे। पॉइंट की आपने बात की, डेफिनेटली हम नाज़रीन को बताते भी रहते हैं अपने पॉइंट्स टेबल के हवाले से, टीमों की पोजीशन। लाहौर कलंदर ने 8 मैचेस खेले हैं, 8 मैचेस 6 जीते हैं और 12 पॉइंट करके वो प्ले ऑफ मरहले में पहुंच गई है पहली टीम। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी 8 मैचेस खेले हैं, 6 जीते हैं और उनमें 2 शिकस्त हुई है, 12 पॉइंट के साथ वो भी प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। टीमें रहती हैं 3 जिनमें से 2 को ने क्वालिफाई करना है। मुल्तान सुल्तान 8 मैचेस खेली, उसमें से 4 जीते हैं, 4 हारे हैं, 8 पॉइंट हैं, लेकिन उनके अभी 2 मैचेस रहते हैं, तो उसमें वो जीतते हैं 1 मैच भी तो वो क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी जो है वो उसके 8 मिनट हैं, जो 8 पॉइंट है, तो उसके लिए भी अब आज का मैच समझते हैं कि कोयटा और पेशावर में से कौन सी टीम फेवरेट है आपके नज़र में? मेरी नज़र में तो पेशावर, जिस तरह लास्ट मैच खेले तो पेशावर फेवरेट है। चले, थैंक यू सो मच जी सुलेमान साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और नाज़रीन, तव्हां असांजे अॼु हिन प्रोग्राम में पाकिस्तान सुपर लीग जे 8 एडिशन के हवाले से अपडेट करण वालो सिलसिलो जेको आहे उहो ॿुधो ऐं यकीनन तव्हांखे अॼु जे प्रोग्राम में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हूंदी। गुज़िरियल ॾींहुं थियल ॿिन्ही मैचिस सां गॾु ईंदड़ में जेकी राति थिए थी उन जे हवाले सां बि असां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। उम्मीद आहे तव्हांखे असांजो अॼु जो प्रोग्राम पसंदि आयो हूंदो। सुभाणे वरी नए प्रोग्राम सां गॾु पंहिंजे मेज़बान मुजाहिद सोलंकी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।